So in this next session we will discuss individual shares. तो हम कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में देखते हैं जो भी क्वेरीज हमारे पास आई हुई है. तो पहली क्वेरी है ओला टेक, आई थिंक ना. I doubt its fundamentals. I have not seen this company. I don't know what is this Ola Tech. Oh, this is a circuit stock. Investors should stay away. Huh? This is a circuit stock. No. This should not be discussed. And if you are an investor in such stock, please stay away. जो भी लोग इनमें है वो मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन इसमें रुकना चाहिए. यू एग्जिट. इन्फो एज, जिसको नौकरी के नाम से भी जाना जाता है, ये यूजुअली आईटी सेक्टर की एक कंपनी आईटी सेक्टर में आती है. नितिन सर, सपोर्ट ब्रेक झालेला आहे. शेअर होत नाहीये. ओके. one minute. Sorry. Now let's check कि screen is shared or not. Okay. So first share what we discussed was Ola Tech. Screen was not shared, so you should stay away from such shares. This is a circuit stock. जो भी नए लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ. ऐसे साइन जिस शेयर में आपको दिखेगा, this is called as circuit, and you should stay away from such stocks. So we will not discuss here such circuit stock. Info Edge. Second query was Info Edge. So this was actually long back when we have drawn this chart. So नितिन सर, अगर आप देख पा रहे हो तो इसका जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है उसको उसने ब्रेक किया है, तो उसमें थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है. हम इसमें इंडिकेटर डाल के देखना चाहेंगे कि इसमें भी कुछ डाइवर्जेंस बना हुआ है क्या. अभी फिलहाल तो कुछ डाइवर्जेंस नहीं लग रहा है मुझे. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर आप सोचोगे एक पैटर्न बना हुआ है नितिन सर, यहाँ पे आप देख सकते हो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे अप ट्रेंड में बन रहा है. यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, उसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है. तो उसका टारगेट मुझे नहीं लगता कि अभी तक अचीव हुआ है. विल सी इन लाइन चार्ट. हाँ है सर, इसमें इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न. अगर आप इसको देखोगे अच्छी तरह से दिख रहा है. डॉक्टर नितिन, you have observed this pattern right now. Correct. So जब ये टेढ़ी लाइन पे होता है तो इसका टारगेट कैसे बनाते हैं? यू मेक अ परपेंडिकुलर लाइन टू दिस. इसका टारगेट नीचे है, वहां तक आने दीजिए, और ये सपोर्ट है, यहाँ पे ऐड कीजिए आप उसको. और ये जो बॉटम है यहाँ पे उसका मूवमेंट देखना जरूरी है, नहीं तो व्हाट विल अगेन इट विल मेक ए हेड एंड शोल्डर. कैसे? एक शोल्डर हो जाएगा, ये एक बड़ा हेड हो जाएगा, और वापस यहाँ पे जाके शायद वो एक और एक शोल्डर बना सकता है. तो वेट यहाँ से जब निकलता है तब मैं वही बोलता हूँ कि जब तक ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता तब तक शेयर बाय मत करो. भले वो 200-300 रुपए आपको महंगा मिल सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म उसमें एग्जिट नहीं कर पाते, फिर ऐसी पोजीशन हो जाती है. तो यहाँ मुझे लगता है कि ये एक शोल्डर ऑलरेडी बन चुका है, ये एक हेड बन सकता है, यहाँ से ऊपर जाके रेजिस्ट होके वापस यहाँ तक आ सकते हैं, तो और एक शोल्डर बन सकता है. सो विल वेट इन इन्फो एज.
और कौन सा क्वेरी है, कोई प्लीज टेल मी. सर त्यात डायव्हर्जन पण आहे दिसतंय सर, थोडंसं हिडन बेअरिंग डायव्हर्जन दिसतंय. एक मिनिट हा. याच्यामध्ये म्हणतायत सर तुम्ही? हो सर, दिसतंय तो डायव्हर्जन. इकडे इकडे ह्या जूनच्या पुढे जो होता ना, जिथून फॉल झाला स्टॉक, तिथून जर लाईन टाकली आपण इकडे, इकडे म्हणतायत तुम्ही? इथे शूटिंग स्टार, हा जिथं आपल्या ट्रेंड लाईन आहे ना डिसेंडिंग, ही मे नावाच्या एक्झॅक्ट वरती बघा, जो शूटिंग स्टार आहे ना, तिथून जर लाईन टाकली, हा तिथून इकडे या शूटिंग स्टार पर्यंत लाईन टाकली. नहीं, what you do, Uttam sir, you please put it in a group so that everyone will understand how it was. So at present we will wait, even if it is no divergence in any share, we will wait in info edge, and sell signal is also there, so will not Okay, enter in info edge. Second query was Deepak Nitrite. So the query was कि अगर दीपक नाइट्राइट में अभी वापस ऐड करना है कि वेट करना है. तो दीपक नाइट्राइट अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है, यहाँ पे उसका एक सपोर्ट है, लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि ये उसने एक चैनल बनाया है, बहुत दिनों से वो इस चैनल में है, तो मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट में भी हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे. अगर इस चैनल को हम निकाल देते हैं, यहाँ पे आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, उसी का टारगेट हमने बनाया होगा. तो ये टारगेट यहाँ तक जा सकता है. तो अभी मुझे लगता है कि निफ्टी को एक बार स्टेबलाइज होने दीजिए और उसके बाद ही इसमें पोजीशन बनाइए. जो कि हम मदर कैंडल हमेशा रेड के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, तो ग्रीन का भी वैसे ही इफेक्ट होता है. इसका भी लो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, इस कैंडल का, और इसका हाई इम्पोर्टेंट रहेगा. अगर इसका लो ब्रेक होता है तो और गिरावट हो सकती है. तो दीपक नाइट्राइट में मुझे लगता है कि नितिन सर अभी ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा सा निफ्टी को स्टेबलाइज होने दीजिए. मॉडिफाइड एमएससीडी में एक बार देख लेते हैं कि क्या सिग्नल है. और जब भी आप कभी भी कोई स्मॉल टर्म के लिए सोचते हो, तो उसमें मूविंग एवरेज जरूर डालिए. मूविंग एवरेज आपको स्मॉल टर्म के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देती है. ये 50 डेमा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मॉडिफाइड. इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है. 150 हम इंट्राडे नहीं करते, इसलिए बाकी मूविंग एवरेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बढ़िया कॉन्वर्जेंस रहेगा. इसका मतलब 2000 के अराउंड अगर दीपक नाइट्राइट आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आराम से उसको ले सकते हैं. प्लीज कीप योर माइक ऑफ. यहाँ पे आप देख सकते हो 200 वहीं पे है, सब मूविंग एवरेज वहीं पे कॉन्वर्ज हो रहे हैं. तो 2000 के आसपास अगर आता है दीपक नाइट्राइट, तो उसको ऐड कीजिए. एशियन पेंट्स के लिए किसी ने तो क्वेरी पूछी थी कि एशियन पेंट्स में क्या करना है. तो एशियन पेंट्स में फिलहाल मुझे लगता है कि रुकना जरूरी है. यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, उसका टारगेट अचीव होना बाकी है. डबल टॉप की तरह पैटर्न है, एग्जैक्ट डबल टॉप नहीं बोल सकते, लेकिन उसका सपोर्ट निकालना जरूरी है. तो जब सपोर्ट निकालना 200 डेमा के नीचे से आज उसको सपोर्ट मिला, यहाँ पे देख सकते हो आप. 200 डेमा के नीचे जाने के बाद एक बाउंस बैक मिला है. एक बढ़िया हैमर की तरह ये काम कर सकता है, लेकिन जब तक वो 3480 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक उसमें एग्जैक्ट उसमें अप ट्रेंड नहीं मिल सकता. तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी लेवल रहेगी बाइंग के लिए.
एशियन पेंट्स में 3150 और 3180। अगर आप इस शेयर को ऑब्जर्व करते हो पीछे रेट्रोस्पेक्टिवली, तो वो 200 या 100 डेमा के बीच में सपोर्ट लेते आ रहा है, आप देख सकते हो हमेशा। तो यहाँ पे भी वो 200 और 150 डेमा के बीच में, सॉरी 200 और 100 डेमा के बीच में सपोर्ट लेगा। सो यू ट्राई टू बाय 25% एट ईच फॉल। हमारे लिए 3180 और 3150 का जो लेवल है, ये जो 3150 का सपोर्ट और 3180 का सपोर्ट है, तो हम उसमें बाइंग कर सकते हैं। एमएसीडी में अभी भी सेल सिग्नल है, एमएसीडी में अभी भी सेल सिग्नल है, तो हम वेट करेंगे। और मुझे लगता है कि इस लाइन के पास वाला सिग्नल या एकदम नीचे वाला सिग्नल बढ़िया काम करता है। तो जो और नीचे मिलेगा बाय सिग्नल तो और बढ़िया रहेगा। तो थोड़ा करेक्शन आने देते हैं। पीडी लाइट के बारे में एक क्वेरी थी, पीडी लाइट भी देख लेते हैं। पीडी लाइट में भी रुकेंगे, अभी जस्ट सेल सिग्नल आया है, 1-2 दिनों से आप देख सकते हो कि एक अच्छा सेल सिग्नल है। हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पीडी लाइट में। अगर किसी के पास पीडी लाइट का शेयर नहीं है तो वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उसमें जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे 2020 में ये 1200 लेवल पे था और उसके बाद आज वो 3000 के करीब है। तो थोड़ा करेक्शन आने देते हैं पीडी लाइट में। और पीडी लाइट का अगर चार्ट देखेंगे, इतना तो करेक्ट होना मुश्किल है अभी। यहाँ तक 1900 जो आया था बीच में, वो करेक्शन मिल पाना मुश्किल है। तो जो भी फॉल होगा पीडी लाइट में, तो हर एक फॉल में पीडी लाइट को ऐड करना जरूरी है। तो यही पे आ रहा है अपना सपोर्ट 2500 के अराउंड। अगर पीडी लाइट मिलता है तो जरूर ले लीजिए। विप्रो के लिए क्वेरी थी। हम आईटी के 2-3 शेयर देख ही लेते हैं। सर नहीं बाय करना है विप्रो। विप्रो में अभी तक 200 डेमा के नीचे, 50 डेमा के नीचे है। और 50 डेमा का बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, उसको आप देख सकते हैं कि वो हर बार वो उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है, लेकिन हेड एंड शोल्डर डाउन ट्रेंड में है, तो इसका इफेक्ट आएगा कि नहीं बता नहीं सकते। हेड एंड शोल्डर अप ट्रेंड में होता है तो उसका इफेक्ट जरूर आता है, डाउन ट्रेंड में इफेक्ट आएगा कि नहीं बताना मुश्किल है। तो मुझे लगता है उत्तम सर हम रुकेंगे इसमें। हम कोशिश करेंगे कि, क्योंकि अभी भी इस पैटर्न का जो टारगेट है वो विप्रो ने अचीव नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पैटर्न का टारगेट उसने अचीव नहीं किए है। एक अच्छा कंसोलिडेशन है। हमने पिछले मीटिंग में भी इसको डिस्कस किया था कि जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता 445 के ऊपर और सक्सेसफुली उसके ऊपर ट्रेड नहीं करना चालू कर देता, हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। और आप सबको जैसे अभी सबको पता हो गया है, ये मदर कैंडल आप देख सकते हैं, इस मदर कैंडल का इफेक्ट कितना बढ़िया है। इस मदर कैंडल को निगेटिव करने के लिए विप्रो कोशिश कर रहा है, अभी तक वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। उसका उसका हाई और लो मार्क करते हैं एक बार नए लोग जो भी है, जो ये कंसेप्ट नहीं जानते। तो आप देख सकते हो ये उसका लो हो गया और ये उसका हाई हो गया। तो अभी भी वो उसके लो के नीचे है, अभी भी लो क्रॉस नहीं हुआ है, अभी भी वो मदर कैंडल के अंदर नहीं आ पाया है। तो एक बार जब मदर कैंडल के अंदर आके ट्रेड करना चालू हो जाता है, जिसको इनसाइड बार स्ट्रेटजी बोलते हैं, वो भी अभी तक चालू नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि वेट करेंगे विप्रो में। टीसीएस के लिए क्वेरी थी, और जैसे कि मैंने बोला कि टीसीएस एक डेंजरस पैटर्न बना रहा है हमारे लिए। अगर इसका निगेटिव ब्रेकआउट आ जाता है तो बहुत बड़ा फॉल आएगा टीसीएस में। यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने शोल्डर कैसे बनाया था इसका।
तो टीसीएस में बाइंग करना एडवाइजेबल नहीं है अभी, जब तक टीसीएस ऊपर नहीं आता। बीच में टीसीएस ने एक बढ़िया पैटर्न दिखाया था, कोशिश कर रहा था वो उसके ऊपर निकलने की, हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था यूट्यूब पे, लेकिन वापस वही चीज हुई। ये जो गैप बनाए हैं टीसीएस ने, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है टीसीएस, और वही इस बार भी हुआ। ये जो गैप क्रिएट हुआ था उसको क्रॉस नहीं कर पाया और वापस लगातार उसमें गिरावट होते जा रही है। अगर टीसीएस इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, वो है 2950 के, तो शायद इस पैटर्न का टारगेट अचीव हो सकता है। फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, और पूरे आईटी सेक्टर और निफ्टी के लिए भी वो एक दिक्कत बनेगी, क्योंकि वो निफ्टी में टीसीएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स में। निफ्टी आईटी का बहुत बड़ा वेटेज है, उसमें टीसीएस का बहुत बड़ा वेटेज है। अगर इसका टारगेट हम देखेंगे तो बहुत ही नीचे वाला टारगेट दिखा रहा है वो 2100। यहाँ तक आएगा कि नहीं बता पाना मुश्किल है फिलहाल। यहाँ पे एक जो गैप छोड़ा है अराउंड 2500 और 2500 और 2600 के बीच में, शायद वो गैप भी इस पैटर्न की वजह से भर सकता है। तो टीसीएस में वेट करेंगे। इन्फोसिस के लिए क्वेरी थी, इन्फोसिस में क्या करना है। इन्फोसिस ने अपना ये जो हेड एंड शोल्डर बनाया था इसका टारगेट अचीव कर लिया है, यही हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन आप अगर देखोगे इन्फोसिस में एक थोड़ा चिंताजनक कारण यही है कि इसने ये जो ट्रेंड लाइन हमने पिछले वीक में बनाई थी, इसको इसके नीचे वो आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक गैप डाउन हुआ था इस दिन 29/8 को, उसके बाद नीचे आया, लोअर लो बनाया, ऊपर जाने लगा, ब्रेकआउट मिला, वापस गैप डाउन की वजह से नीचे आ गया है इन्फोसिस। और जो आप डॉटेड लाइन दिख रही है, ये प्रीवियस कंसोलिडेशन है इन्फोसिस का। आपको मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ सो दैट आप जब खुद बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। ये जो पैटर्न बनाया था कप एंड हैंडल, यहाँ पे आप एक छोटा सा कप एंड हैंडल ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए ये एक कप था, ये उसका हैंडल है, उसकी वो एक नेक लाइन है, और ये जो यहाँ से सपोर्ट मिला था ये शेयर को, तो ये दूसरी ट्रेन लाइन बन जाती है। तो ये जो पूरे शेयर के लिए ये जो 2-3 सपोर्ट है वहीं पे अपना इन्फोसिस फिलहाल है। और अगर आप देखोगे इस 3 कैंडल ने एक मदर कैंडल की तरह अभी काम करना चालू कर देगा। इस 3 कैंडल को अगर हम एक साथ जोड़ देंगे, अगर इसका हाई देख लेंगे तो एक एक यहाँ से यहाँ तक का, तो 1500 के ऊपर अगर टीसीएस नहीं निकलता, सॉरी इन्फोसिस, तो ये गिरावट जारी रहेगी। और यहाँ पे बहुत दिनों तक इन्फोसिस इसके अंदर ट्रेड कर सकता है। अब ये 3 कैंडल के जो हाई और लो बने हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत दिनों तक उसको प्रेशर रहेगा। और अगर 1370 के नीचे निकलता है तो और गिरावट पॉसिबल है। तो गिरावट कहाँ तक हो सकती है, तो 1250 तक इन्फोसिस आ सकता है। हम कहाँ बाय करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे अगले 1 वीक तक या 2-3 दिन तक। ये लाइन अगर ब्रेक नहीं करता, ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, तो यहाँ से ऊपर निकलता नहीं है तब तक हम बाय नहीं करेंगे। जब यहाँ से ऊपर निकलेगा 1500 के ऊपर सक्सेसफुली, तभी हम बाय करेंगे। तो फिलहाल इन्फोसिस में वेट करने की सलाह है। और अगर नीचे जाता है तो 1250 और 1200 के बीच में कभी भी आता है तो अच्छा वैल्यूएशन रहेगा इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस में वेट कीजिए, इन्फोसिस में जल्दबाजी नहीं करना है। इन्फोसिस में हम अपना जो ट्रेंड लाइन था उसको एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कि उस ट्रेंड लाइन को अभी उसका क्या
हलचल है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे इन्फोसिस ने बनाया था, उसका टारगेट एक्चुअली आ चुका है, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो अभी ट्रेंड लाइन हम यहाँ से टॉप से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से फॉल होने के बाद इसी ट्रेंड लाइन से वो नीचे आया, उसी की तरफ ऊपर जाने की कोशिश इन्फोसिस कर रहा था, वापस नीचे गिरा है। तो यहाँ से निकलने देते हैं और एक अच्छी लेवल पे उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। तो इन्फोसिस में भी वेट करना है। बजाज फिनसर्व के लिए क्वेरी थी। बजाज फिनसर्व बोनस और स्प्लिट हुआ है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है कि हमारे पोर्टफोलियो में बजाज फिनसर्व निगेटिव दिखा रहा है, जबकि हमने प्रॉफिट में उसको परचेस किया था। तो जब भी कोई शेयर स्प्लिट और बोनस एक ही दिन में होता है तो स्प्लिट पहले ऐड होता है। तो अभी तक आपके शेयर मल्टीप्लाइड बाय 5 हो चुके होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। बोनस आना बाकी है। तो बोनस 15 से 20 दिनों में आ जाता है, 2 to 3 वीक्स में आ जाएगा, तब आपका पोर्टफोलियो वापस ग्रीन दिखने लगेगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके शेयर बढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए वेट करते हैं। ये एक पैटर्न यहाँ पे जो हमने बनाया था अभी, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। एक शोल्डर, एक हेड और एक दूसरा शोल्डर हो गया। उसका ब्रेकआउट अभी तक अच्छे से मिला नहीं है। बहुत दिन से कंसोलिडेशन चालू है इस शेयर का। ब्रेक ब्रेक बोनस और स्प्लिट के बाद शेयर की प्राइस एडजस्ट हुई है। तो ये जो हमारी नेक लाइन है उसके तो ये जो नेकलाइन है उसी पे वो सपोर्ट लेने की हर बार कोशिश कर रहा है 1700 के अराउंड। तो 17 से के अराउंड अगर बहुत दिन तक ये कंसोलिडेशन जारी रहता है तो हम इसमें ऐड करते रहेंगे। 1680 और 1700 के बीच में अगर ये शेयर आपको मिलता है तो आप उसको जरूर ले लीजिए। एकदम से बाय नहीं करना है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में बाय करते रहिए। बजाज फाइनेंस देख लेते हैं और आयशर मोटर एक क्वेरी थी, वो भी एक देख लेंगे। बजाज फाइनेंस जो हमने ड्रॉ किया था वो टारगेट 2 उसने अचीव कर लिया है ऑलरेडी। तो टारगेट 3 जो है वो कुछ दिनों में अचीव होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट आने दीजिए तभी हम बाय करेंगे। लेकिन इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे नहीं बाय करना है। कहाँ बाय करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये पैटर्न हो गया। हम बाय इमीडिएटली इसके ब्रेकआउट पे नहीं करेंगे। हम बाय, ये जो टॉप है ये जब तक नहीं निकलता तब तक हम इसमें बाय नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे जाके वापस रेजिस्टेंस आके शेयर नीचे आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अभी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन जोन है एक अच्छा जोन है कंसोलिडेशन का। और मैं किसी किसी को भी वही बताता हूँ, जितना बड़ा कंसोलिडेशन रहेगा उसका इफेक्ट उससे बड़ा रहेगा। क्योंकि जब यहाँ से शेयर शेयर ऊपर जाना चालू होगा तो उसका इफेक्ट बहुत बढ़िया रहेगा। तो जितने दिन यहाँ पे कंसोलिडेट शेयर होगा वो उस शेयर के लिए बढ़िया रहेगा। तो एक टाटा इलेक्सा की क्वेरी थी। तो ये डायग्राम हमने ऑलरेडी बनाई है कि ये जो कंसोलिडेशन जोन बन रहा है इसमें आप 25% बाय कीजिए, 25% यहाँ पे बाय कीजिए। आज हमारा जो लेवल था 8600, ये जो लाइन बनाई थी मैं 8700 का, ये लेवल अचीव हो चुकी है। यहाँ पे हम एक मूविंग एवरेज डाल के दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत ही क्लोज है अपने 100 डे मूविंग एवरेज से। तो
यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 100 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ पे बहुत ही क्लोज है अपना शेयर। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि एकदम क्लोज है हम उसके इस लेवल के। और ये जो लेवल मैंने यहाँ पे दिया है 8470 का, ये इस पैटर्न का जो सपोर्ट था उसका लेवल है। तो मुझे लगता है और 25% हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं 8500 और 8400 के बीच में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि MACD और डाइवर्स होते जा रहा है, तो जल्दी उसमें बाय सिग्नल आ सकता है। अगर आप पीछे इस शेयर को रेट्रोस्पेक्टिवली देखोगे, अगर कोविड का टाइम छोड़ देते हैं तो ये 100 डेमा को हमेशा रिस्पेक्ट करता है। 100 डेमा के नीचे ज्यादा दिन रुकता नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे 100 डेमा आता है उसमें एक बाउंस बैक आता है, 100 डेमा आता है तो बाउंस बैक आता है। तो वही होने वाला है इस बार भी। शायद वो 100 डेमा पे आके एक अच्छा बाउंस बैक देगा। और ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये भी उसको सपोर्ट का काम करेगी। और ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आई? बहुत दिन से ये शेयर उसी ट्रेंड लाइन पे मूव कर रहा था। तो यहाँ पे आने के बाद आप अच्छी तरह से उसको बाय कर सकते हो। आज भी एक अच्छी बढ़िया लेवल थी उसका लो, अगर हम देखोगे तो 8600 का लो था। तो कल परसों में शायद आपको ये लेवल वापस मिलेगी टाटा इलेक्साई की। तो टाटा इलेक्साई 8400 और 8400 के अराउंड कभी भी आए तो उसको बाय करना है। मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी की एक क्वेरी है यहाँ पे ग्रुप में। मैं ज्यादा फार्मा शेयर्स पे बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं कोई भी फार्मा शेयर एडवाइस नहीं करता। सर वेट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। अभी भी इस ट्रेंड लाइन को सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पाया है। और यहाँ पे भी आप एक देख सकते हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह या डबल टॉप बोल सकते हैं, उसकी तरह पैटर्न बन रहा है। उसका टारगेट आया नहीं था, उससे पहले इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरह मुंह चालू हो गया था, लेकिन उसको भी ब्रेकडाउन मिला है। तो वेट करेंगे डॉक्टर रेड्डी में। और जो भी लोग बहुत दिनों से डॉक्टर रेड्डी में अड़के हुए हैं या फंस चुके हैं, वो लोग मुझे लगता है कि वेट कीजिए। फार्मा में सेक्टर रोटेशन की तरह फार्मा में भी एक ब्रेकआउट आएगा। और मेरा मानना है कि फार्मा में ज्यादा दिन रुकना नहीं है। फार्मा में अगर इन्वेस्टर लोग हैं, कोई भी इन्वेस्टर लोगों ने अगर फार्मा में बहुत बड़ा क्वांटिटी डाल के रखा है तो वो जल्दी से जल्दी एग्जिट हो जाए। जैसे कि हमने बोला है कि सबसे बढ़िया कौन कौन से शेयर हमारे लिए रहेंगे। एक एटो हो गया, एक FMCG हो गया, एटो एंसिलरी हो गया। मेटल सेक्टर में एडवाइस नहीं करता, फार्मा सेक्टर में एडवाइस नहीं करता। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक अच्छा ये है, अच्छा सेक्टर है जिसमें आप पैसे डाल सकते हो। जैसे कि टाइटन, अगर आप के पास टाइटन का शेयर नहीं है जो 2020 में कोविड में 700 तक था और अभी 2600 है, तो टाइटन में भी बाय करने की सलाह रहेगी। अभी नहीं, फिलहाल हम वेट करेंगे। अभी उसको थोड़ा सा और नीचे आने देते, अच्छे वैल्यूएशन पे लेने की कोशिश करेंगे। उसके जो भी लेवल होंगे हम टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करेंगे। तो टाइटन जो भी कंज्यूमर्स का सेक्टर है वो भी एक बढ़िया सेक्टर है, उसमें भी आप बाइंग कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमने आज बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है। जाते जाते वापस जो लोग पहले सेशन में नहीं थे उनके लिए निफ्टी के बारे में बता देते हैं। निफ्टी फिलहाल एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे है। निफ्टी जल्द ही इस रेजिस्टेंस पॉइंट को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। और अगर फिलहाल निफ्टी के बारे में हम पोजीशन लेना चाहते हो तो मुझे लगता है कि वेट करना जरूरी है।
अगर निफ्टी की ये लाइन आप ड्रॉ करते हो तो आप देख सकते हो कि निफ्टी इस लाइन को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर इस लाइन को, इस लोअर एज को ब्रेक होता है तो निफ्टी में फॉल हो सकता है। जैसे कि हमने इस डबल टॉप के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, अगर निफ्टी इस मदर कैंडल को जल्दी से क्रॉस नहीं करता तो निफ्टी में और गिरावट हो सकती है। और वर्ल्ड मार्केट को देखते हुए मुझे लगता है कि फिलहाल कुछ दिन के लिए वेट करते हैं, कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। अभी भी निफ्टी में डाइवर्जेंस है, निगेटिव बाय सेल सिग्नल है, तो निफ्टी अभी भी ओवरबॉट है। मेरे हिसाब से अभी भी निफ्टी ओवरबॉट है, उसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने देते हैं। इंडिया विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो ऊपर की साइड पे है, तो जब तक निफ्टी 18,114 का लेवल सक्सेसफुली क्रॉस नहीं करता तब तक हम हमारे वेव 3 में एंटर नहीं करेंगे। इलियट्स वेव थ्योरी जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है इलियट्स वेव्स के बारे में, तो अगले मीटिंग से पहले आप कोशिश कीजिए पढ़ने की। अगले मीटिंग में शायद हम इलियट वेव पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार क्वेरी में पूछा था सर इलियट वेव्स क्या है, तो अगले मीटिंग में हम कोशिश करेंगे। तो ये फर्स्ट वेव था, ये सेकंड करेक्शन वेव चालू है। इससे बड़ा वेव जो आने वाला है, तीसरा वेव, ये जो फर्स्ट वेव है इसके 1.5% रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगला महीना फेस्टिवल सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि पिछले साल जिन्होंने भी दिवाली में मेरे साथ थे, जिन्होंने भी हमने बाइंग की है दिवाली में अक्टूबर में, तो हम उस टाइम निफ्टी अगर आप देखोगे 11,700 और 11,800 पे था, तभी भी हमने वो बाइंग करने की सलाह दी थी। तो हम कोशिश करेंगे कि इस दिवाली में भी जैसे ही ये अगर लेवल निकलता है तो हम अच्छे शेयर्स बाय करेंगे। और हम लक्ष्मी पूजन के दिन, बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, शाम को मार्केट चालू होता है 1 घंटे के लिए जिसको मुहूर्त ट्रेडिंग बोलते हैं, तो उसमें कुछ अच्छे शेयर्स बाय करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस मीटिंग में इतना ही दोस्तों, वापस मिलेंगे हमारे जूम मीटिंग में या यूट्यूब चैनल पे। हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमें भेजते रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उनके आंसर देने की। तो टेलीग्राम की लिंक मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट मीटिंग में। गुड नाइट।